स्टार्ट करें अनुज। इधर स्टार्ट नहीं है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। कल हमने भिखू पारेख के एक कोटेशन को पिक किया था और वह कोटेशन था कि इंडिया, थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने कर दिया था बीच में कुछ चीज़ों को हटा के क्योंकि कोटेशन थोड़ा लंबा था। इंडिया हैज़ थ्रोन अप ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल डेमोक्रेसी दैट हैज़ structured a kind of civil society that is uniquely its own। नहीं तो कल इसी के कंटेक्स्ट में हमने जुडिशियल डेमोक्रेसी फ्रेज को उठाया था और उसके आधार पर उस फ्रेज को हमने विस्तार से कल एलोबरेट किया था और मैंने कहा था कि कल के डेट में हो सकता है, कल के क्या मौसम घुसाई हुई तो नहीं हो, हाँ? वैसे भी बीपीएससी वालों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, सर आयोग ने भी और आंदोलन ने भी, समझे। और हमारा तो टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा हुआ है, समझे। तो मैंने ये कहा कि हो सकता है यही पूछ दिया जाए, डू यू थिंक इंडियन डेमोक्रेसी इज ए जुडिशियल डेमोक्रेसी? क्या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र न्यायिक लोकतंत्र है? तो इस पहलू पर कंप्रिहेंसिवली हमने आपके साथ चर्चा की। एक स्ट्रक्चर भी आपके सामने हमने रखा, वो स्ट्रक्चर मौजूद था ना कल के क्लास में, जाकर के उसको लिखने की आप कोशिश करें। अब आज जिस चीज को मैं उठाने जा रहा हूं वह है सिविल सोसाइटी। फिर मैं टॉपिक पर लौटूंगा। ठीक है, सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी क्या है? और प्रश्न में अगर आप मतलब भिखू पारेख के उस स्टेटमेंट को देखें तो उसमें बात की गई है एक काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी। क्या है? नहीं, और अगर इस टर्म को हम एलोबरेट करें, अ काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी को हम एलोबरेट करें, नहीं तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा एक काइंड का मतलब क्या है? स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी। सामान्य सिविल सोसाइटी नहीं, विशिष्ट प्रकार की सिविल सोसाइटी which has been nurtured by इंडियन डेमोक्रेसी। बातें समझ रहे हैं यानी क्या? हाँ, मैंने क्या कहा?
अरे भाई, इंडियन डेमोक्रेसी के संदर्भ में ही तो जुडिशियल डेमोक्रेसी की चर्चा हो रही है। हाँ, विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट प्रकार का सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी को क्या कहते हैं? या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो विशिष्ट प्रकृति वाला सभ्य समाज। विशिष्ट प्रकृति वाला सभ्य समाज, इसको रुक करके समझने की जरूरत है। तो पहले हम सभ्य समाज को समझेंगे, तब ना हम विशिष्ट प्रकार के सभ्य समाज को समझेंगे। तो अगर हम देखें, अगर हम सिविल सोसाइटी को हम रेफर करें, सभ्य समाज को हम रेफर करें, सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? नहीं, समाज का वह समूह जो सोचने विचारने में सक्षम है। सिविल सोसाइटी हम कहेंगे समाज के उस समूह को जो सोचने विचारने में सक्षम है, या इसको हम कहें जो इतना प्रबुद्ध है कि वह सोच विचार सके। Civil society is that part of society which is intellectually capable, जो बौद्धिक दृष्टि से सक्षम है। He is able to think, और केवल सोचने विचारने में सक्षम नहीं है, ठीक है, बल्कि who is able to play its role and responsibility. Who is able to play its role and responsibility, वह केवल सोचने और विचारने में सक्षम नहीं है। मुक्तिबोध के शब्दों में कहूं तो मुक्तिबोध लिखते हैं, सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक। शिल्पक, नर्तक सब चुप ही। नहीं, तो अगर आप चुप हैं, then you are not the part of civil society, because you are not performing your role and responsibility. You are not performing your duties. बातें समझ में आई? तो केवल सोचने और विचारने में सक्षम होने से नहीं होगा। सोचने और विचारने में सक्षम होने के साथ साथ आपको अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए भी तैयार रहना होगा।
ये सिविल सोसाइटी की अवधारणा जो है, समाज का यह समूह जो है, आप इस चीज को समझें, यह समूह जो है अक्रिय नहीं है, अक्रिय नहीं, यह निष्क्रिय नहीं है, यह क्या है? सक्रिय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहें तो यह आंदोलनजीवी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया ना, इस टर्म का, एक टर्म क्वाइन किया, आंदोलनजीवी। नहीं, अब अगर इसके, यह सक्रिय है और इसकी सार्थकता किस बात में है? इसकी सार्थकता किस बात में है? इसकी सक्रियता में। नहीं, यह क्या है? अगर बात करो, एजुकेटेड है, यह एजुकेटेड है, यह क्या है? इंटेलेक्चुअली कैपेबल है, अर्थात शिक्षित है, बौद्धिक रूप से सक्षम है। अवेयर है, जागरूक है। ये ध्यान रखेंगे, पॉलिटी में भी यहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते। आप लोग सड़कों पर हैं ना, अब तो अच्छे खासे समय हो गए, गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। जब इच्छा होती है गांधी मैदान पहुंच जाते हैं, कभी पटना कॉलेज में कॉल देते हैं। पहुंच रहे हैं या नहीं? तो यह अवेयर है। किस चीज से अवेयर है? किस चीज से अवेयर है? तो यह अवेयर है अपने राइट्स के प्रति। अपने राइट्स के प्रति यह अवेयर है। यह अवेयर है अपने, यह अवेयर है अपने रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति। और इसी के साथ एक और बात कहूं, यह तत्पर है। नहीं, तत्पर है मीन्स रेडी टू परफॉर्म हिज रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यह तत्पर है। अब बातें स्पष्ट हुई। तो यहां जिस समूह की बात कर रहे, यहां जिस समूह की बात मैं आपसे कर रहा हूं,
यह समूह इंडिविजुअल भी हो सकता। कौन शामिल? इस समूह में कौन कौन शामिल हैं? तो वो व्यक्ति भी हो सकता, और सबसे ज्यादा गालियां भी इसी को सुननी पड़ती है। या इंडिविजुअल भी हो सकता, या ग्रुप भी हो सकता, या कहने का मतलब यह कि सिविल सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी हो सकता और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में भी हो सकता, संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी। इतनी बातें समझ में आ गई? तो अब सिविल सोसाइटी का तो मतलब समझ रहे होंगे। इसी को दूसरे शब्दों में कहूं तो यह को नृप हो ही हमें कहानी वाली मानसिकता से मुक्त है। यह उदासीन नहीं है, उदासीन तटस्थता। उदासीन तटस्थता जो है, पैसिव न्यूट्रलिटी जो है, पैसिव न्यूट्रलिटी इसमें नहीं है। इस बात को समझिए। तो उदासीन तटस्थता इसमें नहीं है। को नृप हो या हमें कहानी वाली मानसिकता से यह ग्रस्त नहीं है। तो अगर इस मानसिकता से ग्रस्त नहीं है तो क्या है? तो काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से? काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से? इसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ग्रुप सी के साथ जस्टिस कैसे कीजिएगा? हाँ, जस्टिस कर पाइएगा? नहीं। एक व्यक्ति होता है। अच्छा, एक और दूसरा लाइन में बोलता हूं, शायद उससे समझ में आ जाए। प्रेमचंद के गोदान को पढ़ेंगे। गोदान उपन्यास की कैरेक्टर है मालती। तो मालती कहती है कि जब हमें अपने बारे में सोच के हमारे सिर में दर्द होने लगे तो आदमी दुनिया की चिंता कहां तक करता फिरे। अब मतलब समझ में आया? मतलब यह कि दो तरह के आदमी होते हैं अगर कैटेगराइज करें। अरे दो नहीं, एक होते हैं जो अपनी चिंता से चिंतित होते हैं, नहीं, और दूसरे जो हैं दूसरे की चिंता से चिंतित होते हैं। एक अपनी चिंता से चिंतित होते हैं, दूसरे की चिंता से चिंतित होते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, ना अपनी चिंता से चिंतित होती है ना दूसरे की चिंता से चिंतित होती है। अगर भारतीय समाज के लार्जर क्राउड को देखें तो भारतीय समाज का लार्जर हिस्सा जो है वह तीसरी कैटेगरी में आता है। ना अपनी चिंता से चिंतित है ना दूसरे की चिंता से चिंतित है, वो मस्त है। समझे? नोटबंदी के समय में पैसिव हैप्पीनेस की बात आई थी, ठीक है। हम कितने भी दुखी हैं इसका दुख नहीं है। खुशी किस बात की है कि हमारा ऊपर वाला जो है परेशान है। नहीं, उसको यह पता नहीं है कि सामने वाले के पास कितना भी कैश हो, सामने वाले के पास कितना भी कैश हो, ठीक है, वो कैश हमारे भी कुछ शिष्य चिंतित थे नोटबंदी के समय। तो एक शिष्य हमारा भोपाल में था SBI में, तो उसने मुझे फोन किया
कि सर किसी तरह की दिक्कत हो तो बतलाइएगा, कितना भी अमाउंट हो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हमने बोला भाई अगर उधारी कुछ दे सकते हो तो दे दो, पुराने नोट की बात मत करो। समझे? तो ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखें थोड़ा सा, फिर सिविल सोसाइटी से आगे हटता हूं, फिर मैं वापस लौटूंगा प्रश्न पर। डेमोक्रेसी की बात मैं कर रहा था। लोकतंत्र की बात कर रहा था, और लोकतंत्र में हमने किसकी बात की थी? लोकतंत्र के प्राण तत्व कौन है? कोर कंपोनेंट क्या है? कोई बतलाएंगे? डेमोक्रेसी के कोर कंपोनेंट क्या है? कोशिश कीजिए। मूल तत्व क्या है? लोकतंत्र के 3 कंपोनेंट है ना, प्रतिनिधित्व, भागीदारी और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। तो अगर कोर कंपोनेंट हमें आइडेंटिफाई करना हो तो यह कोर कंपोनेंट है उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। नहीं, ये कोर कंपोनेंट है, इसके बिना लोकतंत्र की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वी कांट इमेजिन अबाउट डेमोक्रेसी। इस बात को समझे। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, एक टर्म यूज होता है, और इंडियन डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में यहां से भी देखें, निबंध में क्या है, टर्म की जितनी समझ आपके पास होगी, टर्म जो कई बार टर्म क्वाइन किए जाते, फ्रेजेज क्वाइन किए जाते, जितनी समझ होगी निबंध में फंसने की संभावना उतनी कम होगी। और एक और बात कहूंगा, कई बार टॉपिक जो आपके सामने मौजूद होंगे उसमें ऐसे टर्म हो सकते हैं, ऐसे फ्रेज हो सकते हैं जो आपके लिए नए हों। और अगर ऐसे टर्म, ऐसे फ्रेज आपके सामने हैं तो सबसे पहले उसको डी स्ट्रक्चर करें, उसके कोर आइडिया तक पहुंचने की कोशिश करें, उसकी मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करें। तो एक टर्म है, और वह टर्म है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इस टर्म के बारे में सुना है? वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सुना है? हिंदी में जीवंत लोकतंत्र। नहीं, भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन कैसा लोकतंत्र है? जीवंत लोकतंत्र। और जीवंत का मतलब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब इसके कई मतलब आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं
responsive towards changing sorry responsive towards changing time and space, बदलते हुए समय, बदलती हुई परिस्थितियों के आलोक में जो बदल रहा हो अपने आप को बदले, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहे। नहीं, इसको आप डायनामिक डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, जिसका स्वरूप कैसा हो? डायनामिक नेचर हो, गतिशील, प्रकृति हो। जैसे सिनेमा उन्हें देखते हैं, तो सिनेमा अगर देखते हैं, इनिशियली अभिषेक बच्चन को याद कीजिए। अब तो इधर मतलब उनकी एक्टिंग में मैच्योरिटी आई है, और कई ऐसी मूवी आई है हाल में जिसमें शानदार अभिनय रहा है। 10वीं मूवी देखी है? नहीं देखी है तो देखिए, अगर नहीं देख रहे हैं तो कुछ मिस कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा, वहाँ से धार मिलेगी आपको निबंध को। लिटरेचर, आर्ट, ऑब्जर्वेशन, मूवी, वेब सीरीज, ये सारी चीजें जो है आपका जो अनुभव संसार है उसको इनरिच करने का काम करते, समझे? तो इनिशियली के जो है आरंभिक दौर के अभिषेक बच्चन को याद करें, नहीं तो पता ही नहीं चलता था कि जो बोल रहे हैं उनका फेस उसको सपोर्ट कर पाता था, उनका फेस उसको सपोर्ट नहीं कर पाता था। और जिसको बॉडी लैंग्वेज आप कहते, तो कम्युनिकेशन दो तरह के होते, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज आता है। तो जब तक आपके वर्बल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीमेंट नहीं करता, तब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। बातें समझ में आई? अब सवाल यह उठता, इंडियन डेमोक्रेसी अगर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसको आप कह सकते हैं इवॉल्विंग डेमोक्रेसी। मतलब ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसा लोकतंत्र, ऐसा डेमोक्रेसी जो लगातार इवॉल्व कर रहा है। नहीं तो इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते विकसनशील लोकतंत्र। अब सवाल यह उठता, नहीं सवाल यह उठता है, डॉक्टर लोहिया का नाम सुना है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जीएस में 2 बार वहां से शॉर्ट नोट्स भी पूछा गया है। तो डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। अरे हाथ चलाइए, ये सब काम देगा ऐसे लिखने में। प्रवचन मेरा चलता रहेगा और मेरा ऐसे का क्लास भी बढ़ता रहेगा, ये बात भी लेकर के चले, समझे? और हमेशा यही सब चीजें हैं जो वहां पर शूट करनी है, एप्रोप्रिएटनेस को ध्यान में रखते हुए। जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। नहीं तो सवाल यह उठता, इसलिए ना आप लोग भी जो है बीपीएससी की आवारगी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
ठीक है। और मुझे लगता है कि अंकुश तो लगना ही चाहिए। अगर अंकुश नहीं लगेगा तो इस बार 2023 की जनगणना पर प्रश्न पूछा गया, अगली बार 2024 की जनगणना पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ओह, एक तर्क होता है और दूसरा कुतर्क होता है। और तर्क और कुतर्क के बीच देखेंगे ना तो बड़ी महीन सी रेखा होती है, थिन लाइन डिफरेंसेज है। और हर तार्किक व्यक्ति मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, जिसको यह लगता है कि हम बहुत अच्छा तर्क करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा वो कुतर्क की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो तर्क और कुतर्क से के बीच के थिन लाइन को समझें। दिक्कत है उस थिन लाइन को ना आयोग समझ रहा है और ना उस थिन लाइन को आंदोलनरत बच्चे समझ रहे हैं। दोनों में से कोई नहीं समझ रहा है और इसलिए देखेंगे समस्या ज्यादा गंभीर। और हम जैसे लोग दोनों के निशाने पर होते, समझे। और हम लोगों की एक जो है ना सोशल कल्चरल माइंडसेट जो हम लोगों का है ना, हमेशा एक मुक्तिदाता की तलाश होती है। और आपने मुक्तिदाता के रूप में तलाशा किसको? पप्पू यादव और प्रशांत किशोर को। नहीं, 2011, 12, 13 में अन्ना में लोग गांधी को देखने लगे। नहीं, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। चूंकि सिविल सोसाइटी डिस्कस कर रहा हूं तो इस उपयोगिता को समझे, ठीक है। और यह समझने की जरूरत है, ठीक है। मतलब कितने उदार हम हैं और मुक्तिदाता की तलाश में हम कितने बेचैन हो जाते हैं। नहीं, तो हम लोगों ने अन्ना के आंदोलन को भी देखा। जवानी की दहलीज पर जब कदम रख रहा था, उस समय बोफोर्स का जलवा था। तो उस समय सुना था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, बीपी सिंह के बारे में। नहीं, जेपी के बारे में भी नारा लगा था, जेपी नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। समझे। तो गांधी के बाद जितने गांधी आए, नहीं, उन्होंने देश और समाज को जो सजा दी है, चाहे वो जेपी हो, चाहे वो अन्ना हो, चाहे जो भी हो, तो मुझे लगता है अंतराल देखिएगा, बड़ा रोचक है। जब तक मेमोरी उसकी रहेगी ना, दूसरे गांधी की तलाश नहीं होती है। तो अन्ना की मेमोरी अभी भी जीवंत है, इसलिए दूसरे गांधी को हम ना, लाख राहुल गांधी जो है 7000 किलोमीटर की पद यात्रा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को समझ, तो मेरा मूल प्रश्न यह था, आंदोलन में डेमोक्रेसी में वाइब्रेंसी कहां से आती है? कोई भी लोकतंत्र जीवंत कब होता है? उसकी जीवंतता को कौन सी चीजें आधार प्रदान करती हैं? बेसिक कंपोनेंट की तरफ जाएं, ठीक है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, तो ये जो सभ्य समाज है, किसी भी जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, ठीक है। लोकतंत्र को जीवंत बनाने में सिविल सोसाइटी की अहम एवं निर्णायक भूमिका होती है, ठीक है। क्यों?
तो यह अवेयर है, इसकी एक इंटेलेक्ट कैपेसिटी है, यह अपने राइट्स को भी जानता है, यह अपने अधिकारों से परिचित है, और यह अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जानता है। सिविल सोसाइटी की अहमियत को अगर समझना है, हमेशा एक लाइन समझें, किसी भी डेमोक्रेसी की सफलता, उसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता कितनी जागरूक है। अवेयरनेस ऑफ द पीपुल, अवेयरनेस ऑफ द वोटर, वह क्या करता है, वह क्योंकि अगर वोटर अवेयर हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, अगर वोटर अवेयर है तो अवेयर वोटर को आप यूं ही डाइवर्ट नहीं कर सकते, यूं ही डाइवर्ट करना अवेयर वोटर को संभव नहीं है। अगर वोटर अवेयर है तो ऐसी स्थिति में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को आपको इंश्योर करना होगा। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किए आप उसके डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। आप ये चीज सोच करके देखिए, आपको ये समझना होगा। इंडियन डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में बात करें तो डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्या था? कोई बतला सकते हैं आप में से कोई? भारतीय लोकतंत्र का अंधकाल, 75 से 77 तक का फेज, आपातकाल, जब इमरजेंसी लागू किया गया, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने की कोशिश की गई, जहां डिसेंट और डिफरेंसेज को जो है क्रश करने का प्रयास किया गया ब्रूटली। नहीं, लेकिन अगर आप जाकर के देखें उस आपातकाल के संकट को देश ने कैसे रेस्पॉन्ड किया, और आपातकाल के संकट को रेस्पॉन्ड करने में डेमोक्रेसी की, सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका रही। उसके अगेंस्ट सिविल सोसाइटी सड़कों पर उतरी। और हमेशा ध्यान रखें, प्रशांत किशोर किस दिन पहुंचे गर्दनी बाग, बतलाइए? पहले दिन से मौजूद थे। जब उनको लगा कि अब मामला गरम है, तवा गरम है, तो रोटी डाल दी जाए और सेंक ली जाए, उसके पहले तक नहीं पहुंचे। ठीक है, उनकी तुलना में अगर देखें तो आलोक मेहता जल्दी पहुंचे, तेजस्वी वहां पर जल्दी पहुंचे, पप्पू यादव जल्दी पहुंचे। ठीक है, और प्रशांत किशोर जी की खासियत को देखें, वो अगर वहां पहुंचे, पप्पू यादव तो 2 दिन बैठे भी ना, एक दिन 16 घंटा बैठे, दूसरे दिन प्रशांत किशोर जी वहां पर बैठे तो वो उठा करके एक चौकी गांधी मैदान ले आए। पहले दिन पिटवाया नहीं, क्योंकि कहावत है ना, अगलगी में कभी कुत्ता जल करके नहीं मरता है ना, तो ले पूरी घसक। फिर उनको लगा कि अरे ये तो बड़ी चूक हो गई, चौवे गए छब्बे बनने, दुबे बन करके आए। तो फिर कहे कि नहीं, दलबल के साथ फिर रात में उनको लगा कि अब तो गलती हो गई। तो डैमेज को आप समाप्त नहीं कर सकते, उसको कंपनसेट कर सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते। नहीं, मिनिमाइज करने का तरीका, तो जब दोबारा पहुंचे तो इनको लगा कि पहुंच के उन्होंने उपकार किया, और उस समय घाव
बातें स्पष्ट हुई। तो हमें इस चीज को समझना होगा, ठीक है। सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाने में अहम रोल प्ले करता है। और किसी भी लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? लोग कितने अवेयर है, आम जनता कितनी अवेयर है, मतदाता कितने अवेयर है। अब आवाज जा रही है ऑनलाइन वाले, ठीक है, बातें स्पष्ट हुई है। अब सवाल यह उठता, मतदाताओं का अवेयरनेस किस बात पर निर्भर करता? किस बात पर निर्भर करता? अभी इतनी देर से चर्चा कर रहा हूं ना, बहुत बातें समझ में भी आ रही होंगी, बहुत बात नहीं भी आ रही होंगी। एक आदमी खड़े होकर के कह दीजिए सर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और अगर मैं पूछूं कि मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो 5 आदमी कहेंगे सर हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये साइकोलॉजी की बात बतला रहा, मनोविज्ञान की बात बतला रहा। और जब तक कोई नहीं बोल रहा है, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो क्या लग रहा है? लगता है केवल हम ही को नहीं समझ में आ रहा, बगल वाला तो सब समझ रहा है। और अगर समझ नहीं रहा तो बोल क्यों नहीं रहा है? और आपका बगल वाला भी यही सोच रहा है अपने बगल वाले के बारे में, समझे? तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हुआ करने की देर है कि हुआ 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 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कौन करेगा? ये हुआ कौन करेगा? जिसके पीछे देश के मतदाता और देश के नागरिक वोटर जो है वो हुआ हुआ करने लगेंगे। तो ये हुआ करने का काम सिविल सोसाइटी का है, हुआ करने का काम सिविल सोसाइटी का है। और यहां पर ध्यान रखिए, ये सही भी हुआ हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये बात जरूर ध्यान रखिए। ये बात जरूर ध्यान रखें। तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अब प्रोसेस को समझें। दो 2010-11 से यूपीए सरकार की मुश्किलें शुरू हुई, और तमाम मुश्किलों के सेंटर पे क्या था? पॉलिटिकल करप्शन का मामला। 3 मेजर इशू थे, पॉलिटिकल करप्शन से रिलेटेड 3 मेजर इशू थे। नंबर 1, CWG स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम जो 1910 में हुआ, उससे जुड़े हुए घोटाले थे। दूसरा मसला था 2G स्पेक्ट्रम, और तीसरा मसला था कोलगेट स्कीम, कोल ब्लॉक के एलोकेशन सिस्टम। अगर आप जाकर के देखें तो मैं अपनी चर्चा को 2 चीजों पर फोकस करता हूं, समझे? कैग में अगर जाकर के देखें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देखें, तो मेरे ख्याल से विनोद राय उसी तरह चर्चित हुए जिस तरह चर्चित TN सेशन हुए चुनाव आयुक्त के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। यद्यपि यह तुलना मुझे बेमानी लगती है, क्योंकि TN सेशन की पर्सनालिटी और विनोद राय की पर्सनालिटी में ह्यूज डिफरेंसेस है। दोनों के इंटेंट में ह्यूज डिफरेंसेस है। और जब कैग के रूप में विनोद राय ने, चाहे 2G स्पेक्ट्रम के कंटेक्स्ट में देखें या कोल ब्लॉक एलोकेशन के कंटेक्स्ट में देखें, इन्होंने कोलैटरल डैमेज को जो कैलकुलेट किया, देखिए इररेगुलरिटी हुई वो एक बात है,
करप्शन हुआ, यह एक बात है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष है कि उस करप्शन के कारण कितना डैमेज हुआ। ठीक है, यह दूसरा पक्ष है। सवाल यहां पर यह उठता कि क्या कैग के पास यह स्पेशलाइजेशन था कि वह कोलैटरल डैमेज को कैलकुलेट कर सके? यह प्रश्न बड़े अहम प्रश्न है। दूसरा, कोलैटरल डैमेज के 3 परसेप्शन जो थे वो करीब करीब 39,000 करोड़ से लेके 1,72,000 करोड़ तक, 3 फिगर एक ही स्कीम थे। ऐसा हो सकता है, इतने का लॉस, अगर ऐसा होगा तो इतने का लॉस, अगर ऐसा होगा तो इतने का लॉस। नहीं, जिसको जो कन्वीनियंट लगा, चाहे ऑपोजिशन हो, मीडिया हो, उसने सबसे बड़ा फिगर, सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता, उसने उसको पिक कर लिया। और उसके बाद जो हुआ, चाहे 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के हो, चाहे कोलगेट स्कीम को लेकर के हो गए, जो हुआ वो इतिहास। सवाल यह उठता है कि इस मामले में आज तक कुछ किसी को सजा मिल पाई क्या? इसलिए मैंने कहा कि सिविल सोसाइटी का जो है वह अगर करेगी तो वह करना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इस चीज को समझे। और ये किस बात पर निर्भर करता? उसके इंटेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन हम इस चीज को स्वीकार करें कि सिविल सोसाइटी की सक्रियता जो है डेमोक्रेटिक चेक एंड बैलेंसेज को इंश्योर करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेज को इंश्योर करने में और रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में वो अहम और निर्णायक भूमिका निभाती। जब मैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है, तो उस समय मतलब लंबे समय तक यह पॉपुलर फेस पॉइंट किया गया, नो यू टर्न इन मोदी सरकार। यू टर्न जो है, यू टर्न का मतलब समझते हैं ना? नहीं, कोई इनिशिएटिव लिए, अचानक दिक्कत आई, वापस मुड़ गए। यह कहा जाता था कि मोदी सरकार में कोई यू टर्न नहीं होता, रास्ता सीधे आगे जाता है, कश्मीर से चलेंगे तो कन्याकुमारी ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार या एमपी पहुंचे, रास्ते से होके गुजर रहे, अब उतनी ज्योग्राफी की हमको जानकारी नहीं है। जहां पहुंच गए वहां से पीछे लौटने के विकल्प नहीं। और सिविल सोसाइटी की अहमियत को समझे। पहली बार इस सिविल सोसाइटी ने इस सरकार को घुटने के बल बैठाया। और कहां पर? आप लोगों को याद भी नहीं होगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 में फाइनलाइज हुआ, अधिनियम का रूप लेता है, जो 1 जनवरी 2014 को से लागू होता है। मिड जून या मिड जुलाई में राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक होती है और उसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट को अमेंड करने का निर्णय लिया जाता है, उसमें संशोधन का निर्णय लिया जाता है। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अभी वह लैंड अमेंडमेंट एक्ट जो है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, सही मायने में पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ। और तब जो टस्ल शुरू होता है किसान संगठनों और सरकार के बीच, जिसमें आप देखेंगे ये भी शामिल होते और मौका देकर के ऑपोजिशन के लोग भी शामिल होते, जबकि जो ऑपोजिशन पार्टियां और उसकी लीडरशिप आंदोलन में शामिल हो रही है कि संशोधन ना हो, उनकी सरकारें भी उस बैठक में अमेंडमेंट को अप्रूव कर रही हैं।
ये एक फैक्ट है। और अल्टीमेटली जानते हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 ऑर्डिनेंसेज लैंड एक्विजिशन एक्ट में अमेंडमेंट पर इशू किए गए और ऑर्डिनेंसेज जारी करके उस एक्ट को जिलाए रखने का प्रयास किया, संशोधनों को लागू करने का प्रयास किया गया। और ये जो टसल चला, करीब करीब 1.5 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे और लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो है संसदीय विधायन के जरिए संशोधन के विचार को उसने त्यागा। और हाल फिलहाल आप देखेंगे यही चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, किस पर? फार्म रिफॉर्म के मसले पर सेम चीज आपको रिपीट होता दिखाई पड़ेगा। 13 महीने के लंबे संघर्ष के बाद तीनों अधिनियमों को रिपील किया गया और उस रिपीलिंग में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, सिविल सोसाइटी की निर्णायक भूमिका। अगर इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे, जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, उसको बैन करने की दिशा में जो पहल की गई, उस संदर्भ में जो लेजिस्लेशन होता, वहां पर सरकार ने चालाकी से क्या किया? सरकार ने बड़ी चालाकी से सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल किया और उसको आगे करके इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने की दिशा में कानून बना करके उस पर रोक लगाया। तो मेरी कहने का मतलब यह है, सिविल सोसाइटी की भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है, सिविल सोसाइटी की भूमिका जो है वह नकारात्मक भी हो सकती है। दोनों तरह की भूमिका सिविल सोसाइटी की हो सकती है। और अगर सिविल सोसाइटी की भूमिका दोनों तरह की हो सकती है तो हमें यह मानना होगा कि डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में वह अहम रोल प्ले करते हैं। इतनी बातें स्पष्ट, यहां तक में कोई डाउट, किसी प्रकार की दुविधा? और आप देखेंगे सिविल सोसाइटी की इस सक्रियता के वेरियस प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, वेरियस प्लेटफॉर्म। जैसे चाइल्ड लेबर पर चले जाए, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड सेक्स अब्यूज, क्राइजो, चाइल्ड रिलीफ एंड यूज हो गए, वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करता है, वो अहम रोल प्ले करता है। अब ये बात समझ में आई या कोई डाउट है इस? अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। अब वापस फिर वापस लौटता हूं इस स्टेटमेंट की तरफ। जो स्टेटमेंट किनका है? देखो पाए, और वह स्टेटमेंट क्या है? तो भारत ने दुनिया के समक्ष न्यायिक लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। न्यायिक लोकतंत्र की
जो यह संकल्पना है, यह क्या है? अनूठा है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। जुडिशियल डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप कह सकते हैं यह इंडियन डेमोक्रेसी का जो है इनोवेशन है। और अगर इसी के कंटेक्स्ट में कहें, इसने क्या किया? ऐसे सभ्य समाज का निर्माण, ऐसे सभ्य समाज को गढ़ा, कैसे सभ्य समाज को? जो अपनी प्रकृति में भिन्न है, विशिष्ट है, अनूठा। जो अपनी प्रकृति में भिन्न है, विशिष्ट है, अनूठा। आप में से कोई इशारा समझ रहे हैं इस स्टेटमेंट का और बतला सकते हैं इसके बारे में? यहां सिविल सोसाइटी के किस विशिष्ट प्रकार की बात हो रही है? कोई? क्योंकि जैसे ये बतलाएंगे गुत्थी सुलझ जाएगी, फिर गुत्थी उलझी हुई नहीं रहेगी। बतलाइए। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन की बात किया जा रहा है। लिमिटेड बहुत ही कम लोगों को जो रिप्रेजेंट करता है, वैसा सिविल सोसाइटी की बात हो रही है। आपको लगता है कि सिविल सोसाइटी जो है उसका साइज बहुत बड़ा होगा? बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो ही है उसमें भी इंटेलेक्चुअल एलिट जो होगा उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है वैसा सोसाइटी। अरे भाई, पढ़ा लिखा लोग जो है, एजुकेटेड होने से मत देखे। लिटरेट होने का मतलब जो है, पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? पढ़े लिखे का संस्कार होना चाहिए। पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? पढ़े लिखे का संस्कार होना चाहिए। नहीं तो डिग्री धारण करना एक चीज है और पढ़े लिखे के संस्कार को धारण करना, पढ़े लिखे के संस्कार को विकसित करना जो है, ये दूसरी चीज है। इस बात को समझिए। जब तक यहां टोन नहीं पकड़ेंगे तब तक आप नहीं बदला सकते। अपनी प्रकृति में भिन्न है, विशिष्ट है, अनूठा। एक सर जैसे कलेक्टिव सेंटिमेंट वो जनरेट करता है, जिसका और आगे बढ़े जुडिशियरी के निर्णय पे असर करता है। जैसे वो रुस्तम मूवी में दिखाया गया सर। रुस्तम मूवी ऐसी मूवी का नाम ले जो मैंने भी देखी हो, तब ना मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूं जब मैंने देखी ही नहीं है। जुड़ी जो निर्णय लेने के प्रकरण में बेसिकली अगर देखें, ठीक है, ये जो सिविल सोसाइटी आकार ग्रहण कर रही है, इस सिविल सोसाइटी की खासियत क्या है? लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही को
सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बातें समझ में आई? बातें समझ में आई या नहीं? यहां से चीजें अपने आप खुलती चली जाएंगी। रोल ऑफ, यहां क्या कंटेक्स्ट है? जुडिशियल रिव्यू की अधिकारी। अब देखिए कैसे अब अपने आप चीजें खुलेंगी। जुडिशियल रिव्यू की ऑथोरिटी मूव यहां करें, PIL मूव आप करें, जुडिशियल एक्टिविटी मूव करें, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में या मजबूती प्रदान करने में इसकी भूमिका नहीं, इसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को व्यावहारिक रूप देना, इवन अगर आप देखें राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने, इलेक्शन रिफॉर्म में देखें जो भूमिका रही है, इलेक्शन रिफॉर्म में जो भूमिका रही है, नहीं अगर आप यहां से मूव करें संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा और मजबूती में जो इसकी भूमिका रही, एडीएम जबलपुर केस देखें, एडीएम जबलपुर केस अब जाकर के देखें, यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से लेकर के PUCL तक ये सारे सिविल सोसाइटी से के हिस्से हैं ना। इन लोगों ने राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने में, राजनीति में धनबल की भूमिका पर अंकुश लगाने में, अगेन अगर आप जाकर के देखें ताजा तरीन आपको उदाहरण है चुनावी बॉन्ड को रद्द करवाने में, नहीं अगर उनका
कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो ये रोल किसका है? सिविल सोसाइटी। आप अगर जाकर के देखें 2003 में 86 अमेंडमेंट किए गए, 86वां संविधान संशोधन, और 86वें संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया? राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में रखा गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, मेरे ख्याल से अगर डेट सही है 1995 का मोहनी जैन केस है, 1995 के मोहनी जैन केस 92 या 95 के हैं, एक बार चेक कर लेंगे। उस मोहनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस समय आर्टिकल 45 जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आर्टिकल 45 में था 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। और उस केस में अगर आप जाकर के देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइनल जजमेंट जो दिया था उसमें उसने कहा था कि राइट टू एजुकेशन के बिना, प्राइमरी एजुकेशन के बिना जो है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी संभव नहीं है, गरिमामय जीवन का अधिकार संभव नहीं है। और इसीलिए वे सारे अधिकार जो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहायक है या उनके प्रयोग के लिए आवश्यक है, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? फंडामेंटल राइट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसी कंटेक्स्ट में देखें, राइट टू हेल्थ को भी आर्टिकल 21 से लिंक किया गया। MC मेहता केस 1 and 2 क्या कहा गया? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है वह स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, और स्वस्थ रहने का अधिकार राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी के लिए जरूरी है। इसके बिना राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी संभव नहीं है। नहीं, आज आपके जनप्रतिनिधि होते, आपके जनप्रतिनिधि जो है उनके बारे में आपको जानकारी होती है, कहां तक पढ़े लिखे हैं, उनके अगेंस्ट कितने मामले, उनके पास कैश एंड एसेट के फॉर्म में कितनी संपत्ति है। ये तमाम चीजें जो है ये जानकारी आपको मिल रही है कहां? ADR, PUCL या अदर जो संगठन है, नहीं, उनके द्वारा जो मानवाधिकार संगठन है, मानवाधिकार संगठन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वो भी तो सिविल सोसाइटी के पार्ट बनकर आते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता, बच्चों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग सिविल सोसाइटी के। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें तो एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण, जो सभ्य समाज विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा इग्नोर करने पर न्यायपालिका की ओर देखती है, ताकती है, न्यायपालिका की शरण में जाती है, न्यायपालिका में भरोसा प्रदर्शित करती है और न्यायपालिका से उपचार हासिल करती है। अब बातें समझ में आएगी या नहीं? और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, बड़ी रोचक चीज, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो सिविल सोसाइटी जुडिशियरी के द्वारा नर्चर्ड है, इस सिविल सोसाइटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में स्वयं जुडिशियरी के पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है, स्वयं न्यायपालिका की स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। क्योंकि अगर आप देखें तो समय के साथ क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका
और विधायिका, इसने जो इररेस्पॉन्सिबल फॉर्म इसका सामने आता है, इसने जब जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, अपने उत्तरदायित्व से लेने से इनकार किया, जब इसने रोल और ड्यूटी को परफॉर्म करने से परहेज किया, तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को किसने भरा? जुडिशियरी ने भरने की कोशिश। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इंडियन डेमोक्रेसी के, जुडिशियल डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्मेशन के जो संकेत मिलते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन में इस सिविल सोसाइटी की भी अहम भूमिका रही। सिविल सोसाइटी ने भी अहम रोल प्ले किया। अब प्रश्न का मतलब समझ में आया या नहीं? क्लियर है यहां पर? अब अगर फिर टॉपिक लिखना होगा, अब स्ट्रक्चर दे देता हूं। मैं डिस्कस सारा कुछ अब कर चुका और कल इस पर 3 से 4 स्टेटमेंट मेरे पास और हैं, क्योंकि अब लगभग चीजें मैं खोल चुका कल के क्लास में और आज के क्लास में। तब सीधे उसको मैं उठाऊंगा और उसको स्ट्रक्चर करवाता चला जाऊंगा। उसमें एक स्ट्रक्चर करने के लिए आपको क्लियर, आप स्टेटमेंट लिख लें। Judiciary in India will not be a silent spectator. भारत में न्यायपालिका मूक दर्शक रहने की बजाय, भारत में न्यायपालिका मूक दर्शक रहने की बजाय, Judiciary in India will not be a silent spectator, rather active participant in India's social revolution. मूक दर्शक रहने की बजाय भारत की सामाजिक क्रांति में सक्रिय भागीदारी निभाएगी। ये स्टेटमेंट है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक दूसरा स्टेटमेंट है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल को-गवर्नेंस। भारतीय गणतंत्र न्यायिक सहशासन का क्लासिकल उदाहरण है। जो अपने आप में अनूठा है, जो अपने आप में अनूठा है, which is unique in itself, and exists nowhere else, और दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ये स्टेटमेंट भी जो है वो भिकू पारेख का ही है।
एक स्टेटमेंट प्रताप भानु मेहता का है, इंडिया इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इंडिया इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल सॉवरेंटी। भारत न्यायिक संप्रभुता का अनूठा उदाहरण है। भारत न्यायिक संप्रभुता का अनूठा उदाहरण है। इट डिनोट्स सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी। It denotes supremacy of judiciary even over and above the supremacy of the Constitution. Even over and above the supremacy of Indian Constitution. भारत न्यायिक संप्रभुता का अनूठा उदाहरण है। यह न्यायिक सर्वोच्चता और यहां तक कि संवैधानिक सर्वोच्चता के ऊपर, संवैधानिक सर्वोच्चता से भी ऊपर न्यायिक सर्वोच्चता का संकेत देता है। एक स्टेटमेंट प्रताप भानु मेहता का ही है, क्योंकि होता क्या है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं न्यूज़पेपर को पढ़िए। होता यह है कि जब आप पढ़ते हैं, जब कोई स्टेटमेंट आता तो केवल स्टेटमेंट नहीं आता है, उसका डेलिब्रेशन भी वहां मौजूद होता है और वो आपको सोचने का अवसर देता है कि इस एंगल से भी सोचा जा सकता है। ये छोटा ही लाइन है। Judiciary is highly politicized in India. न्यायपालिका भारत में, न्यायपालिका भारत में उच्च स्तर पर राजनीतिकीकृत संस्था है। उच्च स्तर पर राजनीतिकृत संस्था है। एक और स्टेटमेंट है, विदिन लिमिट्स नो जज एंड नो सुप्रीम कोर्ट कैन मेक itself a third chamber. दायरे में रहते हुए कोई न्यायाधीश और कोई अदालत, दायरे में रहते हुए कोई न्यायाधीश और कोई अदालत तीसरे चेंबर के रूप में, तीसरे चेंबर का रूप नहीं ले सकते। ठीक है, आप एक बार जाकर के इस पर काम कीजिए। कल आज की चर्चा के आलोक में, कल मैं केवल फॉर्मेटिंग का काम करूंगा। डिस्कशन हमारा पिछले 2 क्लासेज में हो चुका है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मेटिंग कीजिए और जो कहेंगे 2-3 टॉपिक इसमें मैं यहाँ फॉर्मेटिंग करता हूँ। क्लियर?